विनोद एक सरकारी कर्मचारी था और उसका ट्रांसफर एक छोटे से गांव में हो गया था। सरकार की तरफ से विनोद को एक अपार्टमेंट मिला हुआ था और अब अपनी बीवी कुसुम और बेटी दिशा को लेकर वो उस गांव में चला जाता है। जब वो उस घर में पहुंचता है तो उन्हें वो घर बहुत पसंद आता है, जिसके बाद विनोद अपनी बीवी कुसुम से बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी कंपनी मुझे इतना बड़ा अपार्टमेंट देगी। वैसे घर काफी सुंदर है। हाँ, बड़ा और सुंदर तो है, पर मुझे चिंता तो सफाई की हो रही है। आप तो कल सुबह निकल जाओगे अपने काम के लिए। मैं अकेली दिशा के साथ इस घर की सफाई कैसे करूंगी? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। फिलहाल कुछ खाने को बना लो, साफ सफाई हम कल से शुरू कर देंगे। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, अब तो बस मुझे खाना और सोना है। आपकी तो सुबह खाने से होती है और शाम भी। आप आराम करो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। माँ, मैं बाहर खेलने जाऊँ? जाओ बेटा, पर ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर आ जाना। ठीक है माँ। अब कुसुम सबसे पहले रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। उसकी बेटी दिशा खेलने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी उसके पैरों के पास एक बॉल आती है जिसे दिशा पकड़ने लगती है, परंतु जब दिशा उस बॉल को पकड़ती है वो बॉल अपने आप ही आगे की ओर चलने लगती है। इस तरह से दिशा बॉल का पीछा करते करते एक गड्ढे के पास जाती है और उसके अंदर चली जाती है। उस जमीन के अंदर एक सुंदर सा घर देखकर दिशा बहुत हैरान हो जाती है और वो खुद से बोलती है, अरे ये क्या, जमीन के नीचे घर, और ये घर कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे घर की तरह। और ये मेरे घर के कितने पास है, पर इस घर में तो कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कोई रहता नहीं क्या? तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और दिशा एक कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि एक औरत एक कमरे के कोने में बैठकर रो रही होती है। उसे रोता देख दिशा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं यहाँ बरसों से कैद हूँ। ये मेरा घर है जमीन के नीचे। ये मेरे पापा ने मुझे तोहफे में दिया था, पर मेरे लालची पति ने मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया और मेरी सारी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी औरत के साथ भाग गया। बस तब से मैं यहाँ कैद हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, नए दोस्त बनाना चाहती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। वैसे भी हम यहाँ नए आए हैं, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता और ना ही मेरा यहाँ पर कोई दोस्त है। तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पर मुझे तुम्हें अपने घर ले जाने से पहले इस बारे में अपनी माँ से बात करनी होगी। पर तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मना नहीं करेंगी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक? तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर दिशा वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको पता है, यहाँ मेरी एक दोस्त बनी है, वो बहुत अच्छी है, पर वो अपने घर में अकेली रहती है। तुम्हारी दोस्त? यहाँ पर आती ही? हाँ, यहाँ पर तुम्हारी कौन सी दोस्त बन गई? मुझे भी मिलवाओ। सच में माँ, आप मेरी दोस्त से मिलना चाहती हो? हाँ बेटा, मुझे मिलना है तुम्हारी दोस्त से। ठीक है माँ, तो फिर मैं कल अपनी दोस्त को यहाँ लेकर आऊंगी। आपको पता है, वो बहुत दुखी है। जमीन के नीचे एक घर है, वो वहाँ पर कैद हो चुकी है। वो वहाँ से निकलना चाहती है और मेरे साथ इसी घर में रहना चाहती है। उस बेचारी का इस दुनिया में और कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। क्या? जमीन के नीचे घर? बेटा, जमीन के नीचे घर नहीं होगा, बेसमेंट होगा। नहीं माँ, जमीन के नीचे घर है जहाँ मेरी दोस्त रहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिशा अपनी माँ को सारी बात बताने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ विनोद आ जाता है और बोलता है, लगता है आज मेरी दिशा की आंखों में नींद नहीं है, तभी तो अब तक वो जाग रही है। चलो बेटा, अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है पापा, मैं कल अपनी दोस्त को लेकर घर आऊंगी, वो हमारे साथ रहेगी। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, अब जाओ, जाकर सो जाओ। इतना बोलकर दिशा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद विनोद कुसुम से बोलता है, ये किसकी बात कर रही है? पता नहीं, बस बोल रही है कि कोई दोस्त बन गई है उसकी और वो यहाँ आना चाहती है। तो मैंने भी कह दिया, इसी बहाने मैं भी उसकी दोस्त से मिल लूंगी। ये तुमने अच्छा किया। अब कुसुम भी विनोद के साथ चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर से दिशा जमीन के नीचे घर में जाती है, जहाँ वो चुड़ैल को बोलती है, दोस्त, मैंने माँ से बात कर ली है,
अब तुम हमारे साथ उसी घर में रह सकती हो, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर दिशा उस चुड़ैल को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसी के साथ रहती है। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और पूरे दिन दिशा अपने कमरे में उसी चुड़ैल के साथ रहती है, उसी के साथ खेलती और उसी के साथ खाना खाया करती। ये सब देखकर कुसुम को थोड़ा अजीब सा लगता। कुसुम एक दिन खाना लेकर दिशा के पास जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाते हुए उससे बोलती है, दिशा बेटा, तुम अपने किसी दोस्त के बारे में मुझे बता रही थी। इतने दिन हो गए, अब तक तो तुमने मुझे अपनी दोस्त से मिलवाया भी नहीं। माँ, अब मेरी दोस्त आपसे नहीं मिलना चाहती, वो बस मेरे साथ ही रहना चाहती है। देखो, अभी भी आप मुझे खाना खिला रही हो तो वो गुस्सा हो रही है। तुम किसकी बात कर रही हो दिशा? माँ, मैं अपने दोस्त की बात कर रही हूँ जो आपके पीछे खड़ी है, देखो। दिशा की बात सुनकर कुसुम चारों तरफ देखती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद कुसुम उस घर में अपनी दिशा के साथ किसी और की भी परछाई को देखती है। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और कुसुम वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद कुसुम अपने पति विनोद को फोन करके सारी घटना के बारे में बताती है और बोलती है, विनोद, हो ना हो हमारे घर में किसी चुड़ैल का साया है। मुझे लगता है कोई हर समय मेरी बेटी के साथ रहता है और वो परछाई, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। और आपको याद है ना, जब हम यहाँ आए थे तब दिशा ने किसी का जिक्र किया था, जमीन के नीचे घर। मुझे लगता है ये सारी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। तुम सही बोल रही हो कुमकुम। आज मैं शाम को अपने साथ किसी बाबा को घर लेकर आऊंगा। तुम बस दिशा का ख्याल रखना। अच्छा, मैं अभी रखता हूँ। अब कुसुम दिशा के ऊपर नजर रखती है और देखती है कि दिशा किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, उसके साथ खेल रही है। ये सब देखकर कुसुम की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और कुसुम देखती है कि दिशा किसी के साथ घर से बाहर जा रही है। अब कुसुम दिशा का पीछा करती है और दिशा एक जमीन के नीचे चली जाती है। कुसुम भी उसका पीछा करते हुए जमीन के नीचे चली जाती है कि तभी कुसुम का फोन बजता है और वो विनोद को सारी बात बता देती है। परंतु इसी बीच वो चुड़ैल कुसुम के सामने आकर उसका गला दबाते हुए उससे बोलती है, ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ मेरी मर्जी के कोई नहीं आता। मैं यहाँ बस अपनी बेटी के लिए आई हूँ, मैं उसे लेने आई हूँ। अब दिशा तेरी बेटी नहीं, अब वो मेरे साथ रहेगी। नहीं दोस्त, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो। छोड़ दो मेरी माँ को। चुड़ैल दिशा की ये बात सुनकर दिशा को एक कुर्सी से बांध देती है और फिर से कुसुम पर हमला करने लगती है कि तभी वहाँ विनोद एक बाबा को लेकर आ जाता है और बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को अपने काबू में कर लेते हैं, जिससे चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और एक जगह बेहोश होकर गिर जाती है। बाबा तुरंत कुसुम, दिशा और विनोद को लेकर उस घर से बाहर निकल जाते हैं और उस घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं, जिससे वह चुड़ैल अपने उसी घर में जलकर भस्म हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो लोग वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। अनिल और सुनील, दो दोस्त, विनीता नाम के एक फ्लैट में रहने के लिए आते हैं। फ्लैट अंदर से काफी सुंदर था। फ्लैट में आने के बाद अनिल और सुनील सोने के लिए चले जाते हैं, परंतु अनिल की आंखों में नींद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को फोन करता है। तो आ गई आपको मेरी याद, वो भी इतनी रात को? याद तो तुम हमेशा रहती हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही याद आ रही होती ना, तो आज पूरे दिन में एक बार फोन करके मुझसे इस बारे में पूछ लेते कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, पर नहीं, तुमने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। प्रिया की बातें सुनकर अनिल घर के बालकनी पर जाकर प्रिया से बात करने लगता है। मुझे अपनी जान को सरप्राइज जो देना था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं ये तुम्हारे शहर में आ चुका हूँ और मैंने तुम्हारे पास वाली सोसाइटी के ही पास वाली सोसाइटी में फ्लैट लिया है, विनीता फ्लैट। क्या तुम सच में सुनीता फ्लैट में हो? जल्दी से छत पर जाओ ना, मुझे देखना है। अच्छा, वैसे तुम कौन से वाले फ्लोर पर हो? टॉप फ्लोर पर, मेरे फ्लोर के ऊपर छत है और ये मैंने जानबूझकर लिया है ताकि रात को छत पर जाकर मैं अपनी जान को दूर से देख सकूं। अगर ऐसा है तो अभी छत पर आओ। अभी मेरे पास छत की चाबी नहीं है। एक दो दिन में जब मुझे छत की चाबी मिल जाएगी तब मैं छत पर जाकर तुमसे बात करूंगा। अनिल प्रिया से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है और वो वहाँ पर एक पतंग उड़ती हुई देखता है। आसमान में पतंग को देख अनिल प्रिया से बोलता है, तुम्हारे शहर के लोग तो बड़े ही अजीब हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? इतनी रात को आसमान में पतंग उड़ रही है और इस पतंग को देखकर लग रहा है कि ये कोई मेरी ही छत पर से इस समय पतंग उड़ा रहा है। पर मुझे तो कोई पतंग नहीं नजर आ रही।
प्रिया की बातें सुनकर अनिल थोड़ा हैरान हो जाता है और एक बार फिर से आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखता है, परंतु इस बार भी आसमान में कोई पतंग नहीं उड़ रही होती। ये देखकर अनिल के होश उड़ जाते हैं और वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही प्रिया का फोन कट जाता है। अब अनिल अपना फोन देखता है तो उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। तभी वहाँ उसका दोस्त सुनील आ जाता है और वो अनिल से बोलता है, अरे भाई तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस तेरी भाभी से बात करने आया था, पर कमबख्त फोन बंद हो गया। अब सोने चलते हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है। इतना बोलकर अनिल और सुनील सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए वो दोनों तैयार होने लगते हैं। तभी अनिल को रात वाली घटना याद आती है और वो एक बार फिर से अपने घर की बालकनी पर जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है, परंतु उसे कोई पतंग नहीं नजर आती। कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है और शाम को जब घर आता है तो एक बार फिर से उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। इस बार भी फिर से वही पतंग उड़ रही होती है। उस पतंग को देख अनिल सुनील से बोलता है, सुनील, क्या तुझे आसमान में वो पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है? पता नहीं कौन है अपने फ्लैट में जो रात के समय पतंग उड़ाता है। भाई तू किस पतंग की बात कर रहा है? मुझे तो कोई पतंग नजर ही नहीं आ रही। इतना बोलकर सुनील अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। वहीं अनिल आसमान में उसी पतंग को उड़ता हुआ देखकर घबरा जाता है और अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तो वो वॉचमैन के पास जाता है और उससे बोलता है, वॉचमैन, क्या मुझे छत की चाबी मिल सकती है? सर, मैं आपको छत की चाबी नहीं दे सकता, और आप मेरी मानो तो आप भी छत पर जाने की मत सोचो। अगर आप उस छत पर गए तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम किसकी बात कर रहे हो? अनिल का वॉचमैन छत की ओर देखता है और अपने हाथों से इशारा करता है, परंतु अनिल को छत पर कोई नजर नहीं आता और अनिल वॉचमैन की बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। शाम को जब अनिल घर आता है तो सोसाइटी के बाहर से वो छत को देखने लगता है। तभी उसे छत पर एक चुड़ैल नजर आती है जो कि पतंग उड़ा रही होती है। उस चुड़ैल को छत पर देखकर अनिल डर जाता है और वो वॉचमैन से बोलता है, वॉचमैन, क्या तुमने छत पर किसी को देखा? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से बहुत ही भयानक चेहरे वाली लड़की को देखा जो कि पतंग उड़ा रही थी। मुझे छत की चाबी चाहिए। मुझे देखना है आखिर छत पर कौन है जो रात को पतंग उड़ाती है, और उसकी पतंग मुझे ही क्यों दिखती है, बाकियों को क्यों नहीं? मुझे चाबी दो। इतना बोलकर अनिल जबरदस्ती वॉचमैन से चाबी लेता है और छत पर जाने लगता है। अनिल छत का दरवाजा खोलकर जैसे ही छत पर जाता है तो वो देखता है कि छत पर कोई नहीं है, जिसके बाद उसकी नजर एक पतंग पर पड़ती है। वो जैसे ही उस पतंग को उठाता है पर वो पतंग अपने आप आसमान में उड़ने लग जाती है और वहीं चुड़ैल पीछे से आकर अनिल का गला दबाने लगती है। अनिल जैसे तैसे करके अपना गला चुड़ैल के हाथों से छुड़वाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है तू और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये छत मेरी है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं पतंग उड़ाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस छत पर आने की और मेरी पतंग को छूने की? ओह, तो तुम मेरे कातिलों के दोस्त हो और तुम यहाँ किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए छत पर आए हो, तभी तुम्हें मेरी पतंग दिखी। अब तो तू मारा जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल पतंग की तरह हवा में उड़ाने लगती है। चुड़ैल अनिल को मार पाती कि तभी वहाँ पर वॉचमैन सुनील को लेकर आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है, जिससे कुछ समय के लिए वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। और जब अनिल छत पर गिरता है तो वॉचमैन सुनील के साथ उसे पकड़कर नीचे ले आता है और छत को फिर से बंद कर देता है। नीचे आने के बाद अनिल वॉचमैन का शुक्रिया अदा करता है और उससे बोलता है, वो चुड़ैल कौन है जो मुझे मारना चाहती है? साहब, आज से कुछ साल पहले रेखा नाम की एक लड़की हमेशा छत पर पतंग उड़ाने के लिए आया करती थी। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। जब भी उसका मन करता वो आकर इस छत पर पतंग उड़ाया करती थी। उसके लिए क्या दिन क्या रात, बस उसके हाथों में उसकी पतंग होनी चाहिए। ऐसे ही एक दिन जब वहाँ छत पर अकेले पतंग उड़ा रही थी तब कुछ लड़के नशे की हालत में आए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और खुद को बचाने के चक्कर में रेखा छत से कूद गई। उस दिन उसकी मौत तो हो गई, परंतु मरने के बहुत जल्द उसने उन लड़कों को भी मार डाला और अब इसी छत पर रहकर वो पतंग उड़ाती है। और जो कोई भी छत से किसी लड़की को देखने या अपनी गर्लफ्रेंड से उस छत पर बात करने के लिए जाता तो वो चुड़ैल उन्हें बिल्कुल गुंडों के साथ जोड़ती और उन्हें मार देती है। उस दिन मैं और प्रिया यही बात कर रहे थे
कि हम दोनों छत पर खड़े होकर एक दूसरे को देखते हुए बात करेंगे। शायद इसलिए उस चुड़ैल की पतंग सिर्फ मुझको उड़ती हुई नजर आ रही थी, इसलिए उस चुड़ैल ने मुझे अपना शिकार बनाया। तो क्या अब अनिल की बारी है? नहीं साहब, अब साहब को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो चुड़ैल इन्हें नहीं मार पाई, इसलिए उसका अगला शिकार अब कोई और होगा। चुड़ैल के बारे में सुनकर अनिल और सुनील अगले दिन ही उस फ्लैट को खाली कर देते हैं और वो चुड़ैल आज भी उस छत पर अपनी पतंग उड़ाती है और जो भी उस छत पर जाता चुड़ैल उसे मार डालती है। अलीबाग बंदरगाह पर कुछ लोग वहाँ घूमने नाव पर बैठने आते हैं तो कुछ मछुआरे वहाँ मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है जिसका नाम आदर्श होता है। उसकी नजर दूर खड़े एक वीरान जहाज पर पड़ती है जिसे देखकर मालूम होता है जिसे न जाने कितने सालों से वो जहाज अकेले एक जगह पर बंधा पड़ा है। अब आदर्श जहाज की ओर बढ़ने लगता है, तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है और आदर्श डरते हुए बोलता है, कौन है? साहब मैं हूँ रामू, अपनी जहाज इस साइड लगी है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? रामू तुम वो दूर खड़ी जहाज देख रहे हो? वो जहाज कितनी शानदार है, बस उसी को देखने के लिए जा रहा था। वैसे ये जहाज किसकी है? साहब आप उस जहाज के पास मत जाइए, मैंने सुना है वो जहाज भूतिया है, इसलिए उसके मालिक ने उस जहाज को यहाँ से दूर बांधा है ताकि कोई भी उस जहाज के पास न जा सके, और इसलिए जहाज के मालिक ने वहाँ खतरे का साइन बोर्ड लगा दिया है ताकि कोई भी उस जहाज के बारे में कुछ ना पूछे। वो इस बोर्ड को देखकर ही समझ जाएगा कि उस जहाज में खतरा है। तुम किस जमाने में जी रहे हो यार? अभी के समय में कोई भूत प्रेत नहीं होता। तुम मेरी इस जहाज के मालिक से आज शाम को ही मीटिंग रखवाओ, मैं खुद इस जहाज के मालिक से बात करूंगा। आदर्श के बोलने पर उसका नौकर रामू उसकी मीटिंग जहाज के मालिक सतीश से करवा देता है। शाम को आदर्श सतीश के घर जाता है और उससे जहाज के बारे में बोलता है। हेलो मिस्टर सतीश, मेरा नाम आदर्श है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे काफी जहाज हैं अलीबाग के बंदरगाह में जो चलते हैं और काफी मछुआरे मेरे ही अंडर में वहाँ काम करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मेरी पहली बार आपके जहाज पर नजर पड़ी। मैं आपके उस जहाज को खरीदना चाहता हूँ। आपका जहाज बहुत ही नायाब है। जनाब अगर आप मेरे जहाज से दूर रहेंगे तो ही आपकी भलाई है। शायद आपको उस जहाज के बारे में कुछ पता नहीं है। आप बताया था मेरे नौकर ने आपके जहाज के बारे में और इसलिए मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। आप खुद एक इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जब इंसान अपनी आंखों से अपनी मौत को देखता है तो उसे उन सभी बातों पर विश्वास हो जाता है जिस पर वो विश्वास नहीं करता। ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी आज से 2 साल पहले। मैंने जब इस जहाज को खरीदा था, बोला जहाज रिपेयरिंग वाले को फोन कर दो, मैंने ये सेकंड हैंड जहाज खरीदा है। दिखने में ये जहाज बहुत ही नायाब था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं सोच रहा हूँ इसकी थोड़ी सी मरम्मत करवा दूं। ठीक है साहब, मैं अभी बुलाता हूँ। इतना बोलकर भोला कारीगरों को जहाज ठीक करने के लिए बुलवाता है। कारीगर जहाज की हालत देखकर सतीश से बोलते हैं, साहब आपकी जहाज देखने में जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा अंदर से इसके पार्ट पुर्जे खराब हैं। इसे ठीक करने में हमें काफी समय लग सकता है। अरे भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम एक काम करो नाइट ड्यूटी लगा लो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, बस इस जहाज को जल्द से जल्द ठीक कर दो। सतीश के कहने पर जहाज मैकेनिक उसकी बात मान जाता है। अब वो अपने कुछ कारीगरों के साथ मिलकर जहाज ठीक करने लगता है। देखते ही देखते सुबह से रात हो जाती है। सभी अपने कामों में लगे होते हैं कि तभी जहाज की सारी लाइट अपने आप जल जाती हैं और जहाज अपने आप चालू हो जाता है। ये देखकर जहाज मैकेनिक थोड़ा हैरान होता है और अपने एक दोस्त के साथ जहाज की छत पर जाता है, जहां वो देखता है कि जहाज का कैप्टन अपने कुछ साथियों को ऑर्डर दे रहा होता है। तूफान का रुख हमारे जहाज की ओर बढ़ चुका है। ये बवंडर हमारे जहाज को ले डूबेगा, इसलिए तुम सभी जहाज के अंदर बैठे लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालो, जब तक मैं मदद के लिए जहाज के कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। ये देख जहाज का मैकेनिक हैरान हो जाता है और वो अपने दोस्त के साथ अंदर जाता है, जहाँ वो कुछ भूतों को देखता है जिन्होंने उसके सभी साथियों को मार दिया होता है। अब सतीश अपने दोस्त के साथ जहाज से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ जहाज का कैप्टन आ जाता है और उससे बोलता है, ये जहाज मेरा है, बवंडर आया तूफान, मैं अपने जहाज में बैठे किसी भी लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चोर गुंडे खुद को समझते क्या हो? बवंडर का सहारा लेकर तुम मेरे जहाज और इसमें सवार सभी लोगों को लूट लोगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मेरे जहाज को लूटो, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलकर कैप्टन मैकेनिक के साथी को मार डालता है और उसके बाद मैकेनिक के पीछे पड़ता है, परंतु वो मैकेनिक अपनी जान बचाकर जहाज से बाहर निकल जाता है। तभी सुबह हो जाती है और सूरज की किरण कैप्टन के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद सारे भूत गायब हो जाते हैं और मैकेनिक सतीश के पास जाता है और उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में उसे बताता है। कि तुम क्या कह रहे हो? शायद रात को कुछ चोर आ गए होंगे, ये सोचकर कि जहाज में खजाना है। लगता है तुम उन्हें देखकर डर गए होगे। साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप जहाज के अंदर जाकर देख सकते हैं। मैं अब आपके जहाज में काम नहीं करूंगा। आप किसी और से अपना जहाज ठीक करवा लीजिए। ये बोलकर मैकेनिक वहाँ से भाग जाता है। अब सतीश किसी और को अपने जहाज ठीक करने के लिए बुलाता है, परंतु अगली सुबह सतीश अपने जहाज में सभी मैकेनिकों की लाश देखता है, जिसके बाद सतीश को कुछ शक होता है और वो रात को घर ना जाकर दूर से दूरबीन की मदद से अपने जहाज को देखता है और वो देखता है कि उसके जहाज की सारी लाइटें अपने आप जल चुकी हैं। अब उसे कुछ भूत दिखाई देते हैं। ये देखकर सतीश को पूरा यकीन हो जाता है कि ये जहाज एक भूतिया जहाज है, जिसके बाद वो एक बाबा के पास जाता है। बाबा, मैंने एक जहाज खरीदी है और वो जहाज भूतिया है। बाबा, अगर वो जहाज नहीं चली तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आज रात को ही उस जहाज में एक पूजा करूंगा और उस भूत को तुम्हारे जहाज से मुक्त कर दूंगा। अब रात हो जाती है। बाबा उस जहाज पर जाते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं सतीश दूरबीन की मदद से जहाज पर हो रही हलचल को देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि जहाज का कैप्टन उस बाबा को मार देता है, जिसके बाद सतीश को पूरा यकीन हो जाता है कि उन भूतों को कोई नहीं भगा सकता और ना ही उस जहाज को कोई चला सकता है। जिसके बाद वो फैसला करता है कि इस जहाज को सबसे अलग बांध देगा और कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्लैशबैक से बाहर। मुझे पता है कि ये कहानी जानने के बाद भी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना बोलकर सतीश आदर्श को कुछ फोटोज दिखाता है। ये उस जहाज के अंदर की फोटो है। मैंने उस जहाज में कुछ कैमरे लगवाए थे ताकि मुझे पता चल सके कि उस जहाज के अंदर किस तरह की हलचल हो रही है। मैंने अपनी आंखों से तो देखा, परंतु इन फोटो को सबूत के तौर पर रख लिया ताकि कोई भी उस जहाज को हाथ न लगा सके, क्योंकि उसे चलाने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना। अगर तुम अभी भी वो जहाज लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुफ्त में वो जहाज देने को तैयार हूँ। आदर्श सतीश की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उठकर वहाँ से जहाज के पास जाता है और दूर से जहाज में हो रही हलचल को देखता है। रात को वो उस जहाज में कुछ भूतों और जहाज के कैप्टन को देखता है तो उसे सतीश की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो उस जहाज को खरीदने का लालच अपने मन से निकाल देता है। तो वहीं उस भूतिया जहाज का कैप्टन आज भी उस जहाज और उसमें रह रहे भूतों की रक्षा कर रहा है। ये कहानी है मायापुर नाम के एक छोटे से गांव की, जिस गांव में इस समय पर एक धोबी की काफी चर्चा थी और उस धोबी की चर्चा और उसका नाम हर गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर था। और होता भी क्यों नहीं, अगर वो धोबी सभी के कपड़े फ्री में धोकर प्रेस करके जो भेज रहा था। ऐसे ही एक दिन। अरे भाई, तुम बड़े ही अजीब हो। इस गांव में आए अभी तुम्हें 10 से 15 दिन ही हुआ है और इन 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम हमेशा आकर सभी गांव वालों के कपड़े ले जाते हो, अगले दिन धोकर प्रेस करके दे भी जाते हो और इन गांव वालों से 1 रुपया भी नहीं लेते। ऐसा क्यों? मालिक, मैं ये काम अपनी खुशी से करता हूँ और वैसे भी अभी बस 15 दिन ही हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ इसी तरह से पहले गांव वालों से घुल मिल जाऊं और जब उनसे मैं अच्छी तरह से घुल मिल जाऊंगा तो सभी गांव वाले अपने आप मेरे ग्राहक के रूप में बन जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके मैं पैसे लेना शुरू कर दूंगा। इससे गांव वालों का भी फायदा होगा और मुझे भी। अच्छा, तो ये बात है। वैसे कल तुम मेरे कपड़े लेकर गए थे, वो लेकर आ गए क्या? हाँ मालिक, ये रहे आपके कपड़े। अच्छा, मैं अब निशा मैडम के घर जा रहा हूँ। उन्होंने भी कल बहुत सारे कपड़े दिए थे। गांव में कल सबसे ज्यादा कपड़े उन्हीं के आए थे मेरे पास। पहले निशा मैडम को उनके कपड़े दे देता हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल।
इतना बोलकर धोबी वाला निशा के घर जाता है और निशा को कपड़े देकर वहाँ से चला जाता है। धोबी के जाने के बाद राम अपनी नीली वाली शर्ट ढूंढने लगता है। जब उसे अपनी नीली वाली शर्ट नहीं मिलती तो वो निशा से बोलता है, निशा, निशा। अरे बाबा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कहीं तुमने मेरी शर्ट फिर से उस धोबी वाले को धोने के लिए तो नहीं दे दी, जो फ्री में कपड़े धोकर और प्रेस करके देता है? हाँ दिया था, और उसने आज मुझे इस्त्री करके वापस भी दिया। मैं अभी आपकी शर्ट लेकर आती हूँ। निशा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है उस धोबी वाले को मेरे कपड़े मत दिया करो। उसका फ्री में काम करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, और वैसे भी मुझे फ्री में काम करवाना पसंद नहीं। अब जाओ जल्दी और मेरी शर्ट लेकर आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और कल से उस धोबी वाले को मेरे कपड़े मत देना। अरे अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब जब कोई काम फ्री में करके देता है तो इसमें खराबी है क्या है? लीजिए अपनी शर्ट, और कल से मैं आपके कपड़े उसको नहीं दिया करूंगी। आप खुश? राम उस शर्ट को पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, परंतु शाम को राम घर नहीं आता, बल्कि उसकी लाश घर आती है। किसी को समझ नहीं आता कि राम की मौत आखिर हुई कैसे, क्योंकि ना तो उसका कोई एक्सीडेंट हुआ और ना ही उसे कोई बीमारी थी, और उसकी शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे। फिर भी उसकी लाश खून से लथपथ थी। राम की अकाल मृत्यु देखकर लोग बड़े हैरान थे। भगवान जाने आखिर राम जी के साथ क्या हुआ था। इनके शरीर पर चोट की एक खरोंच नहीं है और पूरा शरीर खून से लथपथ है। भला ऐसे मौत कैसे हो सकती है? मैंने आज से पहले ऐसी मौत कभी नहीं देखी। मैंने तो कभी नहीं देखी ऐसी मौत। अब तो भगवान ही जाने क्या हुआ था। वैसे सुना है मैंने कि पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। जहाँ सारे गांव वाले राम की मौत से हैरान थे, तो वहीं पुलिस भी दिन रात एक एक कर रही थी और राम के कातिलों का पता लगा रही थी। परंतु अब तक राम की मौत का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, और इसी तरह से समय बीतने के साथ गांव में इस तरह की मौतें देखने को मिल रही थी। इस तरह की मौतें लगातार बढ़ते रहने के बाद आज की तरह मीडिया में और गांव में ये बात फैल गई। वहीं मायापुर नाम से सटा एक और छोटा सा गांव था जिसका नाम रामगढ़ था। उस गांव में पायल नाम की एक औरत अपनी बेटी चुलबुली और अपने पति अजीत के साथ रहा करती थी। अजीत अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। ये न्यूज देखकर चुलबुली अजीत से बोलती है, पापा आप इस गांव में मत जाना, इस गांव में एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। अरे मेरी प्यारी बिटिया, डरो मत, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो हमेशा अपनी बिटिया रानी के साथ रहूंगा। अजीत अपनी बेटी से बात कर ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और पायल दरवाजा खोलती है, जहाँ पर वही धोबी वाला पायल से जिद करते हुए बोल रहा होता है, मालकिन, आपके घर में गंदे कपड़े रखे हैं तो आप मुझे दे दो ना। मैं कल सुबह होते ही आपके कपड़े साफ और इस्त्री करके दे दूंगा, और आपसे इसका एक भी रुपया नहीं लूंगा। अरे धोबी वाले भैया, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैंने कहा ना मेरे घर में कोई कपड़े नहीं है। मैं अपने घर के कपड़े खुद धोती हूँ और इस्त्री भी खुद करती हूँ। अगर मेरे पति ने आपको इस तरह से जिद करते हुए देख लिया तो वो खामखा ही गुस्सा करेंगे, इसीलिए आप जाइए, मुझे कोई गंदे कपड़े नहीं देने। तभी वहाँ अजीत आता है और धोबी वाले को जिद करता हुआ उसे डांटता हुआ बोलता है, अरे भाई, तुम तो बड़े अजीब हो। जब एक बार तुम्हें मना कर दिया तो बात समझ नहीं आ रही क्या? बात समझने के लिए पुलिस को फोन करूं? अजीत की बात सुनकर धोबी वहाँ से डरते हुए भाग जाता है। अजीत को उस धोबी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी बीवी के साथ उसका पीछा करता है। जहाँ वो देखता है कि धोबी घाट पर जाकर अपनी पोतली में से कुछ कपड़े निकाल कर उन्हें पानी में डुबा रहा होता है, और कुछ देर बाद कपड़े को पानी से निकाल कर उन कपड़ों पर नाखून मारता है। उसके ये करने से वो कपड़े खून से लथपथ हो जाते हैं। ये देखकर अजीत और पायल को बहुत हैरानी होती है और पायल की चीख निकल जाती है। पायल की चीख और आवाज सुनकर भूतिया धोबी उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों की गर्दन पकड़कर अपने पास खींचकर उनसे बोलता है, अच्छा, तो तुम दोनों को मेरा सच पता चल चुका है। तुम दोनों मेरा सच दुनिया वालों को बताओ, उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जाने दो। भूतिया धोबी पायल और अजीत को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर चुलबुली आ जाती है और भूतिया धोबी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके माता पिता को ना मारे। चुलबुली को देख धोबी उन दोनों को छोड़ देता है और रोते हुए बोलता है, बिटिया, तुम्हें देखकर मुझे अपनी मरी हुई बिटिया की याद आ गई। जब मैं जिंदा था तब मैं धोबी का काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। मेरी बेटी अपाहिज थी। एक दिन जब मैं धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था तब मेरी बेटी मेरे पास भागती हुई आ रही थी। इसी बीच एक कार वाला जो कि फोन पर बात कर रहा था, उसने मेरी बेटी को अपनी कार के नीचे कुचल डाला। मेरी बेटी की मौत हो गई। मैंने अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवाने के लिए पुलिस चौकी और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने इसी धोबी घाट पर आकर खुदकुशी कर ली। बस तब से मेरी आत्मा भटक रही है, पर अब मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति पाने के लिए और अपनी बेटी का मौत का बदला लेने के लिए तुमने न जाने कितने ही बेकसूर लोगों की जान ले ली है, पर हम तुम्हें मुक्ति दिलवाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरी मरी हुई बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। हम दिलवाएंगे तुम्हारी बेटी को इंसाफ। इतना बोलकर पायल चुलबुली के गले से माता रानी का लॉकेट निकाल कर भूतिया धोबी के गले में डाल देती है, जिससे भूतिया धोबी के शरीर में आग लग जाती है और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जिसके बाद पायल अपने पति के साथ मिलकर भूतिया धोबी की बेटी के कातिल को सजा दिलवाती है और भूतिया धोबी की मरी हुई बेटी को भी इंसाफ मिलता है। रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव में तारा नाम की एक औरत अपने रामू का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका पति डरा सहमा हुआ घर आता है। अपने पति को डरा हुआ देखकर तारा रामू से बोलती है, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? और आज आपको घर आने में इतना लेट क्यों हो गया? तारा, आज जब मैं घर आ रहा था तो मैंने एक चुड़ैल देखी। इतना बोलकर रामू अपनी बीवी को अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है। किस तरह से जब वो घर की ओर आ रहा था तो उसने रास्ते में एक चुड़ैल देखी जिसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। पर जैसे ही वो चुड़ैल रामू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, रामू दुर्गा माँ का नाम लेने लगता है और उसके हाथों में लाल चुनरी, नारियल और पूजा का सामान देखकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और रामू भागता हुआ जल्दी से अपने घर आ जाता है। ये सुनकर तारा अपने पति से बोलती है, हे दुर्गा माँ, तूने आज मेरे पति की जान बचा ली। रामू जी, ये सब कुछ दुर्गा माँ जी के आशीर्वाद से ही सफल हो पाया है, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। वो चुड़ैल तो आज आपकी जान ही ले लेती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, उस रास्ते पर आज से पहले कोई चुड़ैल नहीं दिखी, फिर आज आपको ये खतरनाक चुड़ैल। अरे भाग्यवान, इन भूत प्रेत का क्या है? ये तो एक साया होती है जो कभी भी कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकती है। आप सही बोल रहे हैं, दुर्गा माँ ने आपकी जान बचाई है, इसीलिए मैं कल से पूरे 9 दिन की दुर्गा माता के व्रत रखूंगी और 9वें वाले दिन कंजका भी खिलाऊंगी। अब वो दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रात को कालू नाम का एक व्यक्ति उसी रास्ते से घर आ रहा होता है। तभी उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। घुंघरू की आवाज सुनकर कालू इधर उधर देखने लगता है और आवाज लगाते हुए बोलता है, कौन है? कालू के इतना बोलते ही उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते में छुप छुप कर रो रहा है? कालू के ये बोलते ही चुड़ैल अचानक से उसके सामने आती है। कालू चुड़ैल को देखकर डर जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। अब कालू खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वो चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर देती है। अगली सुबह सभी गाँव वाले जब कालू की लाश देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। इतनी बेरहमी से आखिर कौन कालू को मार सकता है? ये उसी चुड़ैल का काम है। परसों रात को जब मैं घर आ रहा था तब उस चुड़ैल ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, परंतु स्वयं दुर्गा माता ने मेरी रक्षा की। क्या? अपने गांव में चुड़ैल? रामू भाई, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हम गांव वालों को पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है? मैं बहुत डर गया था और मेरे दिमाग में ये बात निकल गई थी कि मैं तुम गांव वालों को बता सकूं, परंतु मैं तुम सभी को सच बता रहा हूं, ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी चुड़ैल का है।
चुड़ैल का नाम सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिस वजह से चुड़ैल अब उनके घर पर दस्तक देती है और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है चुड़ैल उसको मार देती है। अब मौत का ये सिलसिला बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल का सामना करने का ठान लेते हैं और नवरात्रि के 7वीं वाले दिन सभी गांव वाले मिलकर एक बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सारी बात जानकर बाबा गाँव वालों के साथ उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी बाबा के साथ आगे बढ़ते हैं, परंतु चुड़ैल अपनी शक्तियों से उनको रोकने की कोशिश करती है। जोर से हवाएं चलने लगती हैं। गांव के लोग इतनी तेज हवा और बारिश में आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु बाबा हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं। आखिरकार बाबा उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां चुड़ैल लोगों को मारती है। अब बाबा वहां बैठकर एक पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद बाबा को उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल जाता है, जिसके बाद बाबा गाँव वालों से बोलते हैं, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसका अंत स्वयं दुर्गा माता ही कर सकती हैं, क्योंकि ये एक शापित और अतृप्त चुड़ैल है जो अमर होना चाहती है। अमर होने के लिए इसको 3 गांव की बलि चढ़ानी है। अगर इसने इस गांव के लोगों को भी मार दिया तो ये अमर हो जाएगी, और अगर ये अमर हो गई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब हम गांव वाले क्या करेंगे बाबा? हम कल पूजा करेंगे और 9वीं वाले दिन स्वयं देवी माता को आना होगा इस चुड़ैल का अंत करने के लिए। इतना बोलकर सभी लोग जब मंदिर की ओर जाने लगते हैं तो चुड़ैल उनके सामने अपना विशाल रूप लेकर खड़ी हो जाती है और उनसे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम गांव वाले मुझे मारने के लिए पूजा करोगे और दुर्गा माता को बुलाकर मेरा वध करोगे? मैं तुम गांव वालों को ऐसा करने दूंगी? ये सब नामुमकिन है, क्योंकि अब मैं तुम गाँव वालों को एक साथ मार डालूंगी। अब कोई भी और से बचकर नहीं जा पाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी बाबा अपने झूले में से माता रानी का लाल सिंदूर और गंगा जल निकालकर उस चुड़ैल पर डाल देते हैं, जिससे वो चुड़ैल थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और बाबा सभी गांव वालों के साथ मंदिर में जाकर पूजा करने लगते हैं। पूजा करने के बाद नवरात्रि के 9वें दिन स्वयं दुर्गा माता प्रकट होती हैं और सभी गाँव वालों से बोलती हैं, इस चुड़ैल का अंत स्वयं मेरे हाथों से होगा, तुम सभी घबराओ मत। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। माता रानी, जब भी इस दुनिया पर कोई विपदा आई है तो आप स्वयं हम भक्तों की रक्षा करने आई हैं, और हमारा पूरा गांव तो आपका भक्त है। अब आप ही हमें उस चुड़ैल से बचा सकती हैं। मेरे होते हुए कोई भी दुष्ट पापी अमर नहीं हो सकता। आज उस चुड़ैल का अंत निश्चित है। इतना बोलकर दुर्गा माता अपने त्रिशूल चुड़ैल की ओर फेंकती हैं और वो त्रिशूल चुड़ैल के सीने में जाकर रुक जाती है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है और एक राख बन जाती है और गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। वो सभी नवरात्रि के 9वीं वाले दिन 9 कन्याओं को कंचका खिलाते हैं और दुर्गा माँ की आराधना करते हैं।